हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग पैरालंपिक से है जो टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं और ये 16वें क्रम के ओलंपिक हैं। ये आप याद रखिएगा, पैरालंपिक 16वें क्रम का है ये। तो इसकी मेन हेडिंग है आज की दैनिक जागरण की कि 3 में भी और 13 में भी। बेसिकली इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि अभी तक ना तो भारत ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करता था और ना पैरालंपिक में, लेकिन अब दोनों में ही सुधार हुआ है और पैरालंपिक में तो और भी ज़्यादा सुधार किया गया है। 1968 से जब से पैरालंपिक शुरू हुआ है उसके बाद 2016 तक इसमें काफ़ी सुधार हुए हैं और इस वर्ष भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन भारतीय दल कर रहा है। 2016 में भारतीय दल ने 12 पदक जीते थे और अभी फिलहाल में ही भारत के यानी कि 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 13 पदक हो गए हैं। एक दौर था जब पैरालंपिक में भारतीय दल को न 3 में गिना जाता था और न ही 13 में, लेकिन इस बार टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों ने जिस तरह ऐतिहासिक सफलता हासिल की है उससे उन्होंने अपने आप को साबित किया है। टोक्यो पैरालंपिक में शुक्रवार को भारत ने 3 पदक जीते, जिसके साथ मौजूदा टूर्नामेंट में देश के पदकों की संख्या 13 हो गई है। भारत को दिन का पहला पदक प्रवीण कुमार ने दिलाया। उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता। 18 साल के प्रवीण ने पैरालंपिक में पदार्पण करते हुए 2.07 मीटर की कूद के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। नोएडा के रहने वाले प्रवीण मौजूदा भारतीय दल के सबसे युवा विजेता बन गए हैं। भारतीय पुरुष तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुष व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के कैथल के रहने वाले हरविंदर ने कोरिया के किम मिन सू को 6-5 से हराया है और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तालिबान बोला कश्मीर के मुसलमानों की बनेंगे आवाज़। जिसका डर था भारत को, आखिरकार वही हुआ। तालिबान ने वो स्टेटमेंट दे ही दिया कि वो कश्मीर को कितना अभिन्न अंग मानता है, अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तालिबान शासन ने अफगानिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा सकने की भारत की चिंता को आखिरकार सही साबित कर दिया है। खूंखार आतंकी संगठन ने सरकार गठन से पहले ही कहा है कि उसे कश्मीर में मुसलमानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उसने पूरे विश्व के मुसलमानों के मुद्दे को उठाने की बात कही है। उसने खुलेआम चीन को अपना मुख्य साझेदार बताते हुए कहा कि बीजिंग विश्व के बाजार में प्रवेश करने के लिए उसका टिकट बनेगा। साथ ही सिल्क रूट यानी वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट को भी खुलकर हिमायत की है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने शुक्रवार को कहा कि उनके संगठन को कश्मीर सहित कहीं भी मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। जबकि बीबीसी उर्दू के साथ साक्षात्कार में शाहीन ने यह भी कहा कि तालिबान की किसी देश के खिलाफ हथियार उठाने की नीति नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, मुसलमान होने के नाते हमें कश्मीर या किसी अन्य देश के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश में शोध और विकास का तैयार होगा एक नया इकोसिस्टम। शोध को बढ़ावा देने के साथ अब आम लोगों को भी इससे जोड़ने की पहल होगी। इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय ने अहम कदम बढ़ाया है। इसके तहत नवंबर के मध्य में शोध और विकास पर केंद्रित एक मेले का आयोजन होगा। इसमें सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ इंजीनियरिंग और शोध क्षेत्र से जुड़े संस्थान शामिल होंगे। इस मेले में उद्योग, स्टार्टअप और छात्रों की भी सहभागिता होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखकर इस मेले के आयोजन को बड़े स्तर पर करने की योजना बनाई गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसे लेकर सभी आईआईटी प्रमुखों के साथ चर्चा की है। साथ ही यह भी कहा है कि मेले के आयोजन से शोध व विकास का नया इकोसिस्टम विकसित होगा।
उत्तर दक्षिण में समुद्री मार्ग विकसित करेंगे भारत और रूस, ये स्टेटमेंट दिया है मोदी ने। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक दोस्ती का आयाम आने वाले दिनों में काफी बड़ा होने वाला है। खास तौर पर समुद्री मार्ग को विकसित करने में दोनों देशों के बीच काफी अहम साझेदारी की नींव पड़ने वाली है। दोनों देशों के बीच उत्तरी समुद्री मार्ग यानी रूस के पूर्वी क्षेत्र की उत्तरी ध्रुव के रास्ते यूरोप से जोड़ने के लिए और पूर्वी रूस के एक छोर को प्रशांत व हिंद महासागर होते हुए भारत से जोड़ने को लेकर सहयोग स्थापित होगा। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए दी है। रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति थी। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती हर तरह के समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आगे ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों में व्यापक संबंध स्थापित होने जा रहे हैं। हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा माना जा सकता है, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो या फिर और भी देश जैसे रूस। सभी हिंद प्रशांत क्षेत्र देखिए एक व्यापारिक मार्ग माना जा सकता है जहां चीन अपना कहीं ना कहीं दबाव बनाता है, प्रभुत्व समझता है। यानी कि कोई दूसरे देश के पोत अगर वहां पर जाते हैं तो चीन इस बात से काफी नाराजगी जताता है क्योंकि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है। इसी मुद्दे को लेकर ही क्वाड जो संगठन है उसकी रचना हुई थी। क्वाड में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। ये इसलिए गठबंधन बना था ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम किया जा सके। हालांकि ये क्वाड सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपना अधिकार समझता है उसको ही चुनौती देने के लिए ये क्वाड गठबंधन बनाया गया था और इसका असर भी देखने को मिला क्योंकि चीन इस संगठन से काफी नाराजगी जताता है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत विकसित करेगा यूएवी, अमेरिका से किया समझौता। भारत और अमेरिका ने वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान ALUAV के विकास में सहयोग के लिए समझौता किया है। यह दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सैन्य सहयोग के विस्तार में एक और अहम कदम है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि ALUV के लिए परियोजना समझौते पर 30 जुलाई को हस्ताक्षर हुए हैं। समझौता दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों के बीच हुए अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन समझौता ज्ञापन के दायरे में वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान को रखा गया है। इस पर सबसे पहले जनवरी 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे और जनवरी 2015 में उसका नवीकरण किया गया था। यह समझौता रक्षा उपकरणों को मिलकर विकसित करने की दिशा में दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को गहन बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव का मुख्य लक्ष्य सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान तथा भारत और अमेरिका सेना के लिए भावी प्रौद्योगिकी सह उत्पादन और सह विकास पर लगातार जोर देना है। DTTI के अंतर्गत थल, जल, वायु और विमान वाहक पोतों की प्रौद्योगिकी के संबंध में एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, जयशंकर ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री से की द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जानेज जांसा से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने द्विपक्षीय गठजोड़ को मजबूत करने तथा यूरोप की चुनौतियों समेत प्रमुख वैश्विक मुद्दे हिंद प्रशांत और अफगानिस्तान पर चर्चा की है। देखिए, हिंद प्रशांत इस समय मैंने बोला कि हॉट टॉपिक बना हुआ है। भारत यूरोपीय रिश्तों को प्रगाढ़ करने और द्विपक्षीय बातचीत के लिए जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जांसा से मुलाकात की और हमने द्विपक्षीय गठजोड़ को मजबूती देने पर चर्चा की है। यूरोप की चुनौतियां, हिंद प्रशांत और अफगानिस्तान समेत प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नोवा विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र के उद्घाटन का अवसर पाकर प्रसन्न हुए हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह केंद्र दोनों देशों के संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। विदेश मंत्री नोवा यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत भारतीय छात्रों में भी मिले हैं। इससे पहले जयशंकर स्लोवेनिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष इगोर जोर्किक से मिले और संसदीय आदान प्रदान बढ़ाने पर विमर्श किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, राहत कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त सेवाएं बहाल। विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से संचालित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार वायु सेवा ने तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद 160 मानवाधिकार संगठनों के लिए जीवन रक्षक गतिविधियां बहाल कर दी हैं। हवाई यात्री सेवा भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मजार शरीफ और अफगानिस्तान के लिए कंधार तक जोड़ दी गई हैं। बताया जाता है कि मजार शरीफ के लिए 3 उड़ानें पहले ही पहुंच चुकी हैं। कार्गो एयर ब्रिज बनाया जाएगा जिससे गैर खाद्य वस्तुओं को पहुंचाया जाएगा। डुजेरिक ने कहा कि हवाई यातायात अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कार्गो एयर ब्रिज शुरू करने के लिए 180 लाख डॉलर से लेकर 120 लाख डॉलर का खर्च आएगा। स्कॉटलैंड मुख्यालय में हेलो ट्रस्ट ने शुक्रवार से अफगानिस्तान में साबुत आयुधों की तलाश का काम शुरू कर दिया है। तालिबान ने कर्मचारियों को अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में अपना मिशन जारी रखने का आदेश दिया है। 1400 स्थानीय नागरिकों को जिंदा मोर्टार सेल ग्रेनेड और आईईडी मलबे में से निकालने का काम जारी किया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज का नेतृत्व करेंगे बरादर। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान शासन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नई सरकार के गठन को लेकर शनिवार को ऐलान किया जाएगा। तालिबान राज का नेतृत्व संगठन के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर करेंगे। वह दोहा स्थित तालिबान के सियासी दफ्तर के प्रमुख भी हैं। तालिबान के सभी शीर्ष नेता राजधानी काबुल पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी प्रेट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि नई सरकार के गठन को लेकर शुक्रवार को ऐलान किया जाना था, लेकिन इसे 1 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब यह घोषणा शनिवार को की जाएगी। तालिबान के 3 करीबी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि नई अफगान सरकार का नेतृत्व बरादर करेंगे। इस बारे में घोषणा जल्द ही की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि विदेशी मुद्रा भंडारण में 16 अरब डॉलर से अधिक का उछाल। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 27 अगस्त को खत्म सप्ताह के दौरान 16.663 अरब डॉलर का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। इस उछाल के साथ विदेशी मुद्रा भंडार 633.588 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि आईएमएफ द्वारा भारत का एसडीआर बढ़ाने के चलते यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उससे पिछले सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.47 अरब डॉलर घटकर 616.895 अरब डॉलर रह गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि बैंक निजीकरण फिलहाल अधर में। चालू वित्त वर्ष में सरकारी बैंक के निजीकरण की संभावना नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी नहीं होने से चालू वित्त वर्ष में बैंकों की बिक्री संभव नहीं है। बैंकों की बिक्री के लिए सरकार को संसद की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन इस दिशा में अब तक मसौदा तैयार नहीं किया गया है। दूसरी तरफ संपदा मौद्रीकरण की घोषणा के बाद विरोधी दलों के चौतरफा हमले से इस दिशा में फिलहाल प्रगति की उम्मीद नहीं की जा रही है। इसकी वजह यह है कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव है और बैंकों की बिक्री से विरोधी पार्टियों को हमले तेज करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज है चालू वित्त वर्ष में बढ़ेगा रोजगार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के मुताबिक चालू वित्त वर्ष है 2021 और 22 का कि पहली तिमाही में 30 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इनमें से 16.3 लाख ने पहली बार संगठित रोजगार क्षेत्र में कदम रखा है। यह रफ्तार बरकरार रही तो चालू वित्त वर्ष में संगठित क्षेत्र में 50 लाख से अधिक नई नौकरियां आ सकती हैं। पिछले वित्त वर्ष में 44 लाख नई नौकरियां आई थी। ये वो नौकरियां हैं जहां कर्मचारियों का भविष्य निधि में अंशदान देंगे। यह जानकारी एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में दी गई है। नेक्स्ट पेज है अब
एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है अंतरकलह के आत्मघात पर आमादा कांग्रेस। हालांकि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल आर्टिकल है और ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। नेक्स्ट है कई समस्याओं का समाधान है गोपालन। यहाँ पर गायों, जो गाय हैं वो हिंदुओं के लिए किस तरीके से आस्था का प्रतीक हैं, उनका क्या महत्व है, इस पर फोकस किया गया है। उनकी स्थिति किस तरीके से है। अभी एक फैसला आया था कि जो उम्रदराज गाय हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए, यानी कि उन्हें समाज से हटाया जाना चाहिए। इस तरीके के कई फैसले आए थे जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए टिप्पणी करते हुए कहा था कि गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है। तो इन सब के लिए भी ये आर्टिकल अगर देखा जाए तो ये सामाजिक आर्टिकल है, सोशल आर्टिकल है। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक यानी कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा था कि जो बुजुर्ग गाय हैं उनकी हत्या की इजाज़त देना ठीक नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल है कि सुनवाई में देरी। अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था वो उसका फैसला 12 साल बाद आया है। तो ये भी न्याय प्रक्रिया को बता रहा है कि कितनी लचर है भारत की न्याय प्रक्रिया और इसमें कितना समय लग गया। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पे। अवनी जैसा कोई नहीं, एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पदक पर कब्जा जमाने के लिए भारत के कुल 54 पैरा एथलीट स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, लेकिन अवनी लेखरा ने जो इन खेलों में किया वह आज तक भारत के लिए कोई महिला खिलाड़ी नहीं कर सकी। उन्होंने शुक्रवार को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करते हुए देश को दोहरी खुशी दिलाई है। इस तरह पैरालंपिक के एक ही चरण में 2 पदक जीतने वाली अवनी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अब उनके जैसी महिला खिलाड़ी भारत में कोई दूसरी नहीं है। हालांकि इसके बाद भी अवनी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है और उनका मानना है कि वो मौजूदा खेलों में इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन दबाव के चलते ऐसा नहीं हो सका। तो ये आज का 4 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।